बढ़िया। आज हम लोग आए हैं नए सब्जेक्ट के साथ, अपने नए टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं मर्केंटाइल लॉ के बारे में। अब तक मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ बात किया, मैंने बहुत सारी वीडियोस हमारी हो चुकी हैं। कुछ लोगों का सजेशन है सर मर्केंटाइल लॉ भी शुरू करिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एज अ सीए पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ सीए में इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी हमारे अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें मर्केंटाइल लॉ का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले मर्केंटाइल लॉ होता क्या? अच्छा, लॉ के बारे में बात करें तो लॉ के बारे में आप क्या जानते हैं? लॉ के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमारे लिए जहन में एक चीज आती है, हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ का एक मैटर जो हमारे स्क्वाड बना था मजनू ग्रुप के लिए। उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था, जहां पे वो क्या करते थे कि जो लड़की या लड़कियां होते थे उनका पहले प्रूफ लिया जाता था, आर दे कमिटेड और नॉट। उसके बाद उन लोगों को जेल या बहुत सारे दंड हो। वो एक कानून हो गया। कानून किसी भी सेंस में हो सकता है। आप गलत काम करेंगे आपको सजा दी जाएगी, अच्छा काम करेंगे तो आपको सपोर्ट किया जाएगा, दैट इज कानून। अच्छा, मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है? कमर्शियल क्या होता है? कमर्शियल के बारे में कोई जानता है? कमर्शियल मतलब सर बिजनेस की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, बिजनेस के साथ होने वाले हर डील की हम बात करेंगे जहां पे कोई एक कानून होना चाहिए। जैसे आप जनरल लेवल पे अगर देखेंगे तो हमारे लिए कानून अवेलेबल है, जहां पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स, उनके अधिकार को उच्चतम प्रेफरेंस देने के लिए कानून बनाया गया। ये जनरल लेवल पे हो गया। तो इसका मतलब अगर बिजनेस, इतना तो पता होगा कि बिजनेस एंटिटी और बिजनेस मैन दोनों अलग अलग होते हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं, अगर हम बिजनेस मैन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो कोई तो होना चाहिए जो बिजनेस को भी प्रोटेक्शन दे। गवर्नमेंट किसको देगी? तो उसके लिए इन लोगों ने एक नया लॉ बनाया, कंपनीज एक्ट वगैरह। तो उसमें मर्केंटाइल लॉ एक बुक हो गया। जैसे हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे मर्केंटाइल लॉ बिजनेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता है। वो वहां पे बताता है कि क्या सही, क्या गलत, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन चीजों को लेकर मर्केंटाइल लॉ बनाया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड ऑन द ट्रुथ इवेंट या ट्रू इवेंट्स। आइए देखते हैं इसके बारे में। मर्केंटाइल लॉ को अगर हम बात करें तो वी कैन से दैट इट इज अ बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ, अच्छा ये सिर्फ बिजनेस लॉ होता है? नहीं सर, अभी आपने बोला ना ये कमर्शियल भी हो सकता है, कह सकते हैं कमर्शियल लॉ भी इसको। तो कमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ, तो उसमें बिजनेस क्या होता है? जहां गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो या ट्रेड हो जिससे प्रॉफिट मोटिव का काम हो, वो बिजनेस हो। मैं कोई काम करूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो मेन एम होगा अगर वो प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल कि कल को मैं अपना फोन बेच दूं तो क्या मैं बिजनेस कर रहा हूं? मेरा तो मैटर यही होगा ना, पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैं भाई फोन बेचा है, मैंने प्रॉफिट कमा रहा हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। नहीं सर, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप एक टाइम के लिए दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम में आप देके छोड़ दे रहे हैं, उसका कोई आप रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट बिजनेस। वो सिर्फ एक डील है। नॉर्मली वी आर जस्ट सेलिंग आवर फोन। बट जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे हम बात करेंगे एक प्रॉपर रेगुलेशंस की, एक प्रॉपर डीलिंग की, जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, रिकरिंग इन नेचर है, हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन दैट। ये सारी चीजें जब एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलती हैं तो उसे बिजनेस कहते हैं। उसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में। खैर अभी हम बात करते हैं मर्केंटाइल लॉ के बारे में। तो यहां पे क्या होता है, ये एक्चुअली जो है इट इज regulated and governed by which, ये क्या करता है सर? ये बिजनेस ट्रांजेक्शन गवर्न या गवर्न्स बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे लिए क्या है, एक मर्केंटाइल लॉ एक सब्जेक्ट है, एक बुक है। बट अगर बिजनेस के लिए हम बात करेंगे तो ये सिर्फ एक बुक या लॉ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर बिजनेस, जो उसको दिनचर्या के लिए उसको जीवन प्रदान करता है, उसको राइट्स, अधिकार प्रदान करता है कि किस तरीके से वो काम कर सकता है, या जो काम हो रहा है उसको मान्यता किस वे में दिया गया। फॉर एग्जाम्पल कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मान्यता मुझे कोई देगा, एक इंस्टीट्यूट या अथॉरिटी जिसके पास ये अधिकार हो कि वो मुझे ये स्वैच्छिक अधिकार देता है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, तो वो लॉ है, वो एक कानून है जो सबके लिए समान है।
मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो वो मेरे लिए भी वही राइट्स है, आप अगर पढ़ाएंगे तो आपके लिए भी वही राइट्स, आपके बगल वाला अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसके लिए भी सेम होगा, मेरे लिए अलग नहीं, आपके लिए अलग नहीं, उसके लिए अलग नहीं हो सकता। ठीक, अब बात करते हैं अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये सर आया कहाँ से, क्यों है? एक्चुअली ये ब्रिटिश लॉ ही कहलाता है। ब्रिटिश लॉ इन द सेंस कि एक्चुअली इसको कहते हैं बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ, इसीलिए, या सॉरी नॉट बिजनेस लॉ, इट इज एक्चुअली इंग्लिश लॉ, या कह सकते हैं वैसे बिजनेस लॉ, इंग्लिश लॉ, ब्रिटिशर्स का जो भी लॉ है हर चीज वहीं से तो उठ के आई है। उन्होंने सब आए, वो सब राज किए, राज करने के बाद उन लोगों ने पूरे जो उधम मचा के रखा इंडिया में, उसके बाद जो जो चीजें उनकी अच्छी थी वो हमने अडॉप्ट की, जो जो चीजें बुरी थी वो हमने छोड़ दिया। यही है मर्केंटाइल लॉ, भी एक छोटा सा ब्रीफ था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्यों कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि सर हमने अभी देखा कि मर्केंटाइल लॉ के बारे में जब हम बात करें तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में हमने बात किया, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की जब बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स टू पर्सन। अच्छा, अगर दो पर्सन है तो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना मस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट होना मस्ट है मतलब कि मान लो ए ने बी को प्रपोज किया, मतलब दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुआ एट द टाइम ऑफ प्रपोजल। मैं ये वर्ड्स जो यूज कर रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, मजाक के सेंस में भी लेके चलोगे तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम इसके बारे में बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में मौजूद है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को प्रपोज किया, अरे सर प्रपोज किया मतलब लड़की पटा लिया क्या? नहीं, प्रपोज करने का सेंस है कि उसने उसको अपनी फीलिंग्स व्यक्त की, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट कहां से आएगा? आगे हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, मजा आएगा, आप लोगों को मसालेदार होने वाला है, देखते हैं। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग। 2 पर्सन की बात हो रही है, दो लोगों के बीच में हो रही है बात। अच्छा, तो दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो सर ए प्लस बी, ये दो लोग हुए तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा, तभी तो ट्रांजैक्शन होगा। तो आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर डिफाइन करें एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ये कहता है एनी एग्रीमेंट या एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल हो। एनफोर्सिबल का मतलब होता है कि जिसको लॉ के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, नो वन कैन बाइंड मी रिगार्डिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, कोई मना नहीं कर सकता, उसको मना नहीं कर सकता इन द सेंस कि मान लो हम दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि तुम मेरी ये घड़ी खरीद लो, और तुमने बोला मैं खरीद लूंगा सर, इतने पैसे दूंगा, मैंने बोला मान गया मैं। अब क्या कोई तीसरा बंदा, पुलिस या हमारे योगी जी सीएम या पीएम या कोई भी हो, क्या कोई आके इसको ये कह सकता है कि नहीं तुम इलीगल धंधा कर रहे हो, नहीं तुम ये जो घड़ी बेच रही हो गलत है, तुम नहीं बेच सकते? कोई नहीं मना कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं और आप दो लोग हैं, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि इन चीजों का आदान प्रदान करेंगे, कि मैं आपको अपनी घड़ी दूंगा और आप मुझे इसके बदले क्या देंगे? डॉलर लेंगे, हम पैसा क्यों लेंगे? आइए, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन कह रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन 2H है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया है, किसमें बताया गया है? ये सेक्शन 2H जो है मर्केंटाइल लॉ की एक बुक है सर, उसमें बताया गया है, उस लॉ की बुक में बताया गया है सेक्शन 2H। ये सेक्शन को लेकर परेशान नहीं होने का, मैं इसको एक सीरीज में यहां लिख दूंगा लास्ट में, सेक्शंस 2A B C D E F G H I J क्या है। ओके, तब आगे बढ़े। अब यहाँ बात हुआ सर एनफोर्सिबल बाय लॉ के बारे में बात हुआ, और एक और चीज आ गई सर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, तो सर ये एग्रीमेंट क्या होता है आइए जानते हैं। बट उससे पहले दो चीजें निकल के आती हैं यहाँ, वो जान लेते हैं। लेट्स सी क्या निकल के आया। पहला वर्ड जो निकल के आया कॉन्ट्रैक्ट की, जब हम बात की है
बिजनेस ट्रांजेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट आया, दो चीजें कॉन्ट्रैक्ट में आई। क्या? पहली चीज तो निकल के आई वो है राइट्स। कैसे? अच्छा हाँ सर, एग्रीमेंट की बात हुई है ना, तो दो लोगों के बीच में बात हुई है, तो दो लोगों की राइट तो निकल के आए। और दूसरा एक आया सर ऑब्लिगेशन निकल के आया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा, चलिए मैंने छुड़ा, मैं आपको हटाऊं यहां से, तो हम बात करेंगे एक लड़का, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, और एक लड़की, चलो बॉय और गर्ल की बात कर लेते हैं, ए और बी। किसी लड़की ने किसी लड़की को कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी करोगी। अच्छा, ऑब्लिगेशन किसका है? अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या? नहीं सर, बी ने तो जवाब ही नहीं दिया। लड़की क्यों जवाब देगी भाई, उसका क्या ही जा रहा है, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगी। पर मान लेते हैं एक बार के लड़की ने हाँ बोल दिया, तो पहली चीज तो ये कि अगर ये लड़की हाँ बोल दी है तो क्या कोई ऑब्लिगेशन अराइज हुआ? ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया क्या कोई दायित्व अराइज हुआ? वो क्या बाध्य है शादी करने के? बिल्कुल बाध्य है सर, उसको शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं करेगी तो लड़का जबरदस्ती कर लेगा शादी करने के लिए। तो हम बात करें अगर राइट्स की, तो क्या ए के पास कोई राइट भी आया क्या? हाँ बिल्कुल आया ना राइट। सर वो प्रपोज करने जब गया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके पास ये राइट आ गया कि अगर उसने हाँ बोल दिया, वो नहीं अगर शादी करती है, उसकी वजह से मान लो उसने शादी के लिए पूरा इंतजाम किया, ये उसके लग गए मान लो 12 लाख रुपए लग गए उसके टोटल बुकिंग में। क्या ये 12 लाख के बाद ये लड़की अगर मना कर दे तो क्या ए का नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल होगा नुकसान। क्या उसके लिए वो केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बी अगर चाहे तो शादी ना करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उसको 12 लाख रुपए ए को देने पड़ेंगे। लड़कियां होशियार होती भी हैं, 12 लाख अगर देने पड़ेंगे तो वो क्यों नुकसान करे, वो शादी कर ही लेगी। चलो जोक सपाट बात करें, अगर 12 लाख के बाद यहाँ ए और बी में क्या चीजें राइज हो रही हैं, देखा आपने, ऑब्लिगेशन और राइट राइज हुआ। अच्छा, ऑब्लिगेशन और राइट आपको समझ आ गया। अगर हम राइट की बात करें, लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम राइट की बात करें, राइट दो तरह का होता है। कैसा? पहला होता है जस इन पर्सोना, जस इन पर्सोना। कौन सा सोनम? पर्सोना। और दूसरा होता है जस इन रेन। अच्छा, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का अगर हम मतलब की बात करें बच्चा, तो पर्सोनम का मतलब होता है प्रॉपर अ पर्टिकुलर पर्सन, या हम कह सकते हैं कि राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, और एक हो जाएगा इसका मतलब राइट अगेंस्ट राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मतलब जब हम राइट इन पर्सोनम की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि मेरा एक राइट है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, जिसके लिए या जिसके साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उससे। दूसरा राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड हो जाएगा, मतलब उस व्यक्ति को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया के लिए जो राइट है, मतलब जिसके खिलाफ है, वो राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज आया था सर? कॉन्ट्रैक्ट में आया था एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ताकि बजट थोड़ा बढ़े और पढ़ाने में मजा तभी आएगा जब हम लोगों को और बेहतर कोई सुविधा मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एग्रीमेंट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बाद एग्रीमेंट नेक्स्ट हमारा पड़ाव होता है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ एग्रीमेंट की वजह से, एग्रीमेंट क्यों हो रहा है, क्या क्या चीजें एग्रीमेंट में है, वो सारा हम देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, डेफिनेशन लिखा हुआ है। एग्रीमेंट एक्चुअली आता है सेक्शन 2E में, और उसके बाद हम बात करेंगे 2E कहता क्या है। 2E कहता है
कि एवरी प्रॉमिस, नोट करिएगा हर एक बात को, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब कोई एक प्रॉमिस किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी साइकिल दे दूंगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं तुम्हें अपनी बाइसाइकिल दे दूंगा। बाइसाइकिल दे देना क्या प्रॉमिस कहलाता है? कह देना, बिल्कुल सर कहलाता है। एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, बी ने कहा ठीक है मैं इसके बदले तुम्हें 1200 रुपए दे दूंगा। बी ने कहा बाइसाइकिल तो दे दोगे, तुमने प्रॉमिस कर दिया, मैं भी ये प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हें 1200 रुपए बदले में दे दूंगा। मतलब कि एवरी प्रॉमिस, bicycle giving is a promise first hand, and the second hand is every set of promises. That means in return I am giving something to you. Whatever you are giving to me, in return I am giving something to you. मतलब दो promise, every set of promises forming consideration, important है। forming क्या? consideration, बहुत ज्यादा important है। word promise, every set of promise and consideration। अच्छा, ए ने साइकिल दिया, क्या उसके बदले उसको कुछ मिलेगा? कंसिडरेशन का मतलब इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। तो क्या बदले में उसको कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ना सर, पैसा मिलेगा 1200 रुपए। और क्या 1200 रुपए देने पर उसके बदले उसको कुछ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? साइकिल मिल रहा है। तो या तो कोई प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रॉमिस हो, एक से ज्यादा किए गए प्रॉमिसेस को क्या बोलेंगे? पर उसमें इंपॉर्टेंट है कि सर उन दोनों के बदले एक कुछ आ रहा हो, कंसिडरेशन हो रहा हो, तब उसको हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीमेंट हुआ। अब कुछ एग्जांपल, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें कल, क्या? मैं तुम्हें कल घुमाने लेके जाऊंगा। प्रॉमिस तो कर ही रहा है बंदा भाई, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या बी ने इसकी अवज में कुछ कहा? उसने कहा ठीक है भाई ले चलना। क्या ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ? ध्यान से सुनना, ए ने बी से कहा कि कल मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। क्या बी और ए के बीच में एग्रीमेंट हुआ? सोचिए, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने प्रॉमिस तो किया, बट क्या सेट ऑफ प्रॉमिस आया? नहीं आया सर, क्योंकि बी ने तो हाँ बोल के छोड़ दिया, इन रिटर्न क्या कुछ आया? क्या बी को या ए को उसके बदले कुछ मिला? नहीं मिला, इसलिए ये एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। तो एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? एग्रीमेंट में पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में हम बात करें। कॉन्ट्रैक्ट में इंपॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट हो प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ हो, मतलब ये दो चीजें हो। अब एग्रीमेंट में बात करें तो एग्रीमेंट में आ जाएगा प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रॉमिस हो, प्लस क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। ये दो चीजें लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।